टेलीविजन इंडस्ट्री में, और उनकी लोकप्रियता इसी बात से देखी जाती है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि इवन स्टेज में तक आज बच्चे जो है उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ बच्चे तो बच्चे, संकाय भी। आज यहाँ हमारे टेलीविजन एंकर भी रह चुके हैं, हमारे यहाँ शिक्षक शिक्षिका भी हैं। मैडम शिवाली जी जो है वो मीटिंग से 15 मिनट पहले वहाँ आई, कहती कि मुझे जो है मुझे श्रीवर्धन जी के साथ एक चित्र जरूर लेना है। तो इतना लोकप्रियता है। तो मेरे और विभाग, जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष जी, यहाँ उपस्थित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य और सभी परिसरों से जुड़े हुए हमारे परिसर प्रभारी, संकाय और प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रीवर्धन जी का। मुझे जैसी ही सूचना मिली कि आप शहर में हैं, आप किसी और व्यक्तिगत निजी कार्यक्रम के लिए आए थे और आप सिर्फ हम दोनों मिलकर एक कप चाय पिए, यही बात थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आपका लाभ जो है हमारे विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। आप जब भोपाल तक आए हैं तो आप इसलिए नहीं कि श्रीवर्धन जी एक सेलिब्रिटी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि देखिए मेरा लगभग 35 वर्ष से इस इंडस्ट्री और एकेडमिया में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं उससे जुड़ा रहा हूं और मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि 95% जो विद्यार्थी जो आज मीडिया में अध्ययन करने के लिए आते हैं वो पहले एंकर और दूसरा रिपोर्टर से प्रेरित हो गया। किसी भी विद्यार्थी से पूछो तो वो अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत और सुमित अवस्थी और बाकी जितने भी हमारे एंकर्स है, आपका जितने भी एंकर्स हैं उनके और आकर्षित होकर आप जो है इस इंडस्ट्री में आते हैं। उसके बाद रिपोर्टर्स की बारी आती है। लेकिन कितने लोग एंकरिंग कर पाते हैं? मेरे ख्याल से अगर सारे एंकर्स दिल्ली के अगर आपने मिला दिए सारे चैनलों के, तो ज्यादा से ज्यादा 100 होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। अलग अलग ड्यूटीज में सबके मशहूर, कम मशहूर, चैनल में भी कई ग्रेड के होते हैं। तो जो प्राइम टाइम चलाते हैं वो अलग होते हैं। तो सब मिला के 100 होंगे। अब 138 करोड़ की आबादी में वो 100 लोग, आप उसमें से एक बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई आसान तो हो नहीं सकता। जैसे आशीष जी ने कहा कि वो सिर्फ शक्ल सूरत के सिर्फ आधार पर तो हो नहीं सकता। टीवी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां रिपोर्टिंग भी है, जहां इनफैक्ट जो पर्दे के पीछे जो काम होता है वो सबसे बड़ी मशीनरी होती है, चाहे वो डेस्क हो या शोध हो, और उन्हीं के बल पर एंकर चलते हैं। एंकर का मेहनत एक प्राइम टाइम शो करने से पहले 6 से 7 घंटे का अध्ययन चलता है। आपको लगेगा कि बस आ गए शो में, एंट्री मार गए और उन्होंने जो है जो कह दिया, नहीं, लेकिन उसके पीछे कितने घंटों का अध्ययन चलता है, कितना रिसर्च करना पड़ता है एक एक विषय को लेकर, वो श्रीवर्धन जी आपको बताएंगे। बाकी जैसे उन्होंने कहा कि एनएसटी का ट्रेनिंग का जरूर उनको लाभ मिला, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो, कब कैसे क्या बोलना है, क्योंकि मैं दूरदर्शन का संपादक रह चुका हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि इवन आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, आप इवन विदेशी नामों को किस तरीके से आप उच्चारण करते हैं, उस पर आपका पूरा करियर दांव पर होता है। एक एंकर को हमें इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति का शी जिनपिंग को, वो लिखा जाता है XI, उसको 11 जिनपिंग बोल दिया लाइव शो में कि चीन के राष्ट्रपति 11 जिनपिंग, तो उन्होंने वो रोमन में पढ़ लिया। तो वो आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ डेस्क से रोज स्टाइल शीट हम इश्यू करते हैं,
कि भाई ये लेटेस्ट नाम आए हैं, एलॉन मस्क को कैसे किस तरीके से उच्चारण किया जाए। तो इस तरीके से एक एक विदेशी नाम का तक जो है, ये भारत में ही देखिए, उत्तर भारत वालों के लिए दक्षिण का नाम और दक्षिण भारत वालों के लिए और उत्तर पूर्व का जो लोगों का नाम है वो भी आपको लेने में बहुत जो है दिक्कत होती है। तो उसमें उच्चारण की ट्रेनिंग दी जाती है, वो आपको बताया जाता है। और अब तो खैर आपका जो ऑनलाइन डिक्शनरीज है उसमें तो आपका साउंड भी है, जिसके माध्यम से आप उसको उच्चारण को समझ सकते हैं। दूसरा जिसका आशीष जी ने जिक्र किया, MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस या मातृभाषा प्रभाव। मैंने कहा ना, ऐसे मैंने बहुत ही काबिल पत्रकारों को देखा है, जैसे हमारे कुछ मित्र हैं बिहार से, मतलब अल्टीमेट पैकेजिंग बनाते हैं, लेकिन सड़क को सड़क कहें वो, क्योंकि वो सहज रूप से आता है। अब इसी को सुधारना है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है, हमारे समय में तो इस तरीके का प्रशिक्षण नहीं था, तो हम लोग BBC और आकाशवाणी सुन के टेप रिकॉर्डर में अपने आवाज को हम टेप करते थे, रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद उसको दोबारा प्ले करते थे और सुनते थे कि क्या सही हम कह रहे हैं या नहीं। इस तरीके का प्रशिक्षण। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है, रियाज जिसको कहते हैं। अगर आप समझें कि सब कुछ इतना आसान है, आप स्मार्ट हैं, आपने जाके देख लिया, टेलीप्रॉम्प्टर आपके सामने है, टीपी देख के आपने पढ़ लिया और बाकी जो है वो ईपी से मिल जाएगा, ये टीपी और ईपी का खेल नहीं है। आपको बहुत कुछ अध्ययन करना है, बहुत कुछ समझना है, समसामयिक विषयों के बारे में अध्ययन करना है, तब जाके आप एक कामयाब एंकर बनते हैं। आशीष जी ने जिक्र किया शम्स की बात। शम्स मेरे साथ क्राइम रिपोर्टिंग करता है, दिल्ली पुलिस का क्राइम रिपोर्टिंग शम्स मेरे साथ करता है। हमें मालूम है कि हम लोग सब क्राइम बीट के बाद हमें फिर म्युनिसिपैलिटी मिल गई, नगर निगम के बाद हम लोग जो है विधानसभा कवर करने लग गए, विधानसभा के बाद हम लोग जो है केंद्र सरकार को कवर करने लग गए ब्यूरो में आने के बाद। लेकिन अच्छा, उस वक्त लगता था, मैं कहता भी था, शम्स आगे बढ़ो यार, हम भी तो क्राइम रिपोर्टिंग। उसने कह दिया मुझे इसमें मजा आ रहा है। अब क्राइम रिपोर्टिंग एक तरह से देखा जाए तो आप शुरुआती दौर में जब आप रिपोर्टर बन के ज्वाइन करते हैं तब आपको दिया जाता है, फर्स्ट बीट होता है आपका, कब रिपोर्टर जिसको कहते हैं उसका फर्स्ट बीट होता है क्राइम। अब आप एक व्यक्ति ये तय कर लेता है कि जो फर्स्ट बीट है मैं इसी में रहूंगा, ना मुझे मंत्री कवर करने हैं, ना प्रधानमंत्री कवर करने हैं, राष्ट्रपति। अब हम उधर से आगे निकलकर हमने ब्यूरो कवर किया, PMO कवर किया, राष्ट्रपति कवर किया, ये सब प्रधानमंत्री कवर किया, लेकिन वो वहीं रहे और अपना उन्होंने एक स्थान बनाया। ये उदाहरण है कि किस तरीके से आप एक फील्ड में अपना महारत, अपना स्पेशलाइजेशन तैयार करते हैं। और इसी प्रकार श्रीवर्धन जी ने भी, वो और भी शोज कर सकते थे, लेकिन उनका फोकस एक स्पेसिफिक, इसलिए उनकी एक पहचान बनी अलग से। ये मैंने जो आपसे पहले भी मैं कई बार अपने जब भी आपसे रूबरू होता हूं तो मैं बताता हूं कि पहले होता था that a journalist should be a generalist, he should be a jack of all trades and master of none, but now you should be a jack of all trades, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, but you should be a master of at least one। एक विधा का तो आपका जो है अपनी पहचान होनी चाहिए, वो इसमें मास्टर है, बाकी तो आपको पता होना चाहिए। श्रीवर्धन जी उतना ही भारतीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में जानते हैं जितना कोई भी एक जागरूक पत्रकार को जानना चाहिए, लेकिन उनकी मास्टरी उस विषय पर है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आपका विशेषज्ञता क्या है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि पहले हम लोग जो है GP यानी जनरल फिजिशियन के पास हम लोग जाते थे, कोई भी तकलीफ हो, फ्रैक्चर भी हो जाए उन्हीं के पास जाता था।
मोच हो जाए हम उन्हीं के पास जाते थे, बुखार हो जाए उसी डॉक्टर के पास जाते थे, एक एमबीबीएस का डॉक्टर होता था। उसके बाद आया मल्टी स्पेशलिटी। मल्टी स्पेशलिटी में अगर आप बच्चों का इलाज कराना है तो आप पेडियाट्रिक के पास जाएंगे, और आप हड्डी का प्रॉब्लम है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। आज उससे समय आगे बढ़ चुका है, और आज आप हॉस्पिटल्स का नाम देखेंगे वो मल्टी स्पेशलिटी नहीं, सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी मतलब स्पेशलिटी के अंदर स्पेशलिटी, यानी कि आज हड्डी टूट जाए तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, लेकिन अगर बच्चे की हड्डी टूट जाती है तो वो पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। वो एक अलग विशेषज्ञता बन गई है। दांत दिखाने के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे के दांत दिखाने के लिए आप पेडियाट्रिक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएंगे। नए नए नॉमेनक्लेचर्स आ गए, नए नए स्पेशलाइजेशंस आ गए। जब सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है तो आपका भी अपना एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और एंकरिंग को समझना, उसके पीछे के मेहनत को, उसके पीछे के जो, क्योंकि एंकरिंग मतलब सिर्फ आप एक प्रस्तुति नहीं है। एंकरिंग एक तरह से आपका उस शो की तरफ आपको आकर्षित करना है, उस शो का रिसेप्शन है वो, उसका गेटवे है वो, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। एंकर की एक बहुत भूमिका है। एंकर ही आपके ध्यान को आकर्षित कर सकता है। एंकर किस तरीके से बात रखता है। देखिए, मैं अंतिम बात कहूंगा, मुझे आज भी याद है दूरदर्शन में एक एंकर हुआ करती थी, अभी भी, मतलब अभी एंकर नहीं करती है कि शो वगैरह एंकर करती है, साधना श्रीवास्तव। मुझे अभी भी याद है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई जिस दिन इंदिरा जी का हत्या हुई, और वो चैनल पे बोलते बोलते रो गए, और उनको डी-रोस्टर कर दिया गया कि आप किस तरीके से चैनल में आप भावुक कैसे हो सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया, और फिर आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में ही अपनी एक चैनल में एक एंकर ने उनको तारीफ किया गया कि उनके हस्बैंड का एक सड़क दुर्घटना में मौत होती है, और वो उस खबर को बिल्कुल, मतलब किसी भावना को अपने चेहरे में लाए बगैर वो उसको पढ़ लेते हैं। बाद में हमने देखा कि बहुत आलोचना हुई, इंडस्ट्री के नॉर्म्स में परिवर्तन नहीं आया। जब रोहित सरदाना की मौत होती है तो वहां एंकर्स रो पड़ते हैं, तो उसको पब्लिक ने कहा कि ये ड्रामा है, आलोचना हो। क्यों आज तक फुटेज खा रही है? सिर्फ इसलिए उनके नाम पर। तो आपसे उम्मीद की जाती है एज एन एंकर कि आपको कोई भी भावनाओं के भवसागर में आप बह नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल स्थित प्रज्ञ रहेंगे। जब आप स्टूडियो में बैठे हैं उस वक्त ना आप बहुत ज्यादा खुशी को इजहार करेंगे, ना आप कोई दुख को इजहार करेंगे। वो भी उस जगह पर पहुंचना भी एक बहुत सारा अभ्यास के बाद ही आप पहुंच सकते हैं, वरना आप किसी विषय को, आप दिल को छू जाती है तो आप उस पर भड़क सकते हैं। ये होता है तो वो अच्छा टेलीविजन नहीं माना जाता, अच्छी पत्रकारिता नहीं माना जाता। आई होप यू नो। तो मैं समझता हूं कि आप सब आज सुनने के लिए आए हैं श्रीवर्धन जी को, और मैंने इसलिए मैं अंत में बोलना चाहता था, लेकिन आज हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बैठक है जिसमें मुझे रहना है, तो मैंने कहा कि मैंने अनुमति मांगी कि भाई आज अध्यक्षीय उद्बोधन पहले करा दें। तो मैं जब तक संभव है मैं जरूर सुनूंगा, और आप पूरा आनंद लीजिए। मैंने आपसे एक विशेष गुजारिश, आपने चेकआउट कर लिया ना? मैंने आपको ये कहा था, आप ताज में रुके हुए थे, मैंने कह दिया चेकआउट करके ही आना, यहाँ बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, और फिर भोजन करके यहाँ से सीधे एयरपोर्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवर्धन जी, और पुनः हम उनको स्वागत करें एशिया के पहले और विश्व के सबसे बड़े मीडिया